नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला आया है और उसने शिक्षक पात्रता परीक्षा मतलब टीईटी को लेकर एक बड़ी आप कह सकती हैं बहस छेड़ दी है। हाँ, बिल्कुल। खास तौर पर उन शिक्षकों के लिए जो आप जानती हैं सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए थोड़ी चिंता की बात बन गई है। जी, सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब उन्हें भी टीईटी पास करना होगा। यही मुख्य प्रश्न है इस समय। हमारे पास ना इसी मुद्दे पर एक विश्लेषण है। उसका शीर्षक है टीईटी अनिवार्यता और शिक्षक भविष्य, सुप्रीम कोर्ट की राह। अच्छा। और ये विश्लेषण जो है वो मौजूदा स्थिति, जो शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, उनकी चिंताएं और हाँ आगे क्या किया जा सकता है, इस पर काफी गहराई से बात करता है। ये तो जरूरी है समझना। तो आज हम इसी विश्लेषण के सहारे इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि असल चिंताएं क्या है, क्या नतीजे हो सकते हैं और सबसे जरूरी क्या रास्ते सुझाए गए हैं। बिल्कुल। स्रोत भी मानता है कि देखो स्थिति गंभीर तो है, पर शायद घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, बल्कि सही रणनीति अपनाने की जरूरत है। सही दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। तो असल मुद्दा क्या है? यही कि जो शिक्षक पहले के नियमों के हिसाब से नियुक्त हुए थे, क्या उन पर भी अब ये टीईटी वाली नई शर्त लागू होगी? हाँ, बिल्कुल यही। और विश्लेषण की शुरुआत ही एक तरह से कहूं तो नब्ज पकड़ लेती है। अच्छा, कैसे? उसमें कहा गया है कि चिंता की बात तो है, लेकिन अगर सब मिलकर सही दिशा में कोशिश करें तो किसी की नौकरी पर आंच नहीं आएगी। हाँ, ये एक उम्मीद बंधाता है। हाँ, स्रोत की ये पंक्ति है, स्थिति चिंताजनक तो है, किंतु अगर सही दिशा में और सही तरीके से प्रयास हुए तो किसी की नौकरी नहीं जाएगी। ये अपने आप में एक बड़ा आश्वासन लगता है, पर सवाल ये है कि ये होगा कैसे? बिल्कुल। और यहीं पर विश्लेषण का पहला और शायद सबसे अहम सुझाव आता है, वो है एकजुटता। एकजुटता मतलब साथ आना? हाँ, बिल्कुल। साफ तौर पे कहा गया है कि भाई अलग-अलग गुटों में बंटकर या अकेले-अकेले ज्ञापन देने से शायद बात नहीं बनेगी। अच्छा। जरूरत है एक साथ आने की। और विश्लेषण एक उदाहरण भी देता है। याद है वो ऑनलाइन अटेंडेंस वाला मामला, हाँ हाँ बिल्कुल याद है। जहां सारे शिक्षक संगठन एक साथ आ गए थे और नतीजा सबके सामने था। सही बात है। विश्लेषण के शब्द हैं, जो भी लड़ाई लड़ी जाए वो संयुक्त रूप से लड़ी जाए। ऑनलाइन अटेंडेंस पर सब एकजुट होकर लड़े और परिणाम सामने है। मतलब साफ है, एकता में ही बल है, खासकर जब मामला इतने सारे लोगों के भविष्य से जुड़ा हो। यानी सिर्फ कहने की बात नहीं, इसका असर पहले भी देखा जा चुका है। जी हाँ। ये तो हुई संगठित होने की बात, लेकिन असली लड़ाई तो शायद कानूनी मैदान में ही होगी ना। हाँ क्योंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही तो उठा है। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में ही जाना होगा। यहाँ विश्लेषण एक बहुत मतलब दिलचस्प बात की ओर इशारा करता है। क्या? वो कहता है कि आदेश को मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर है उसे बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि उसमें कई जगह विरोधाभास हैं। मतलब ऐसी बातें जो शायद एक दूसरे से मेल नहीं खाती या जिनका मतलब पूरी तरह साफ नहीं है। अच्छा, विरोधाभास। हाँ, और यही विश्लेषण कहता है कानूनी लड़ाई का आधार बन सकते हैं। ओहो। तो क्या इसका मतलब यह है कि फैसले में ही कुछ कमजोरियां हो सकती हैं जिनका मतलब फायदा उठाया जा सकता है? हाँ, विश्लेषण का इशारा बिल्कुल इसी तरफ है। देखिए, कानूनी दांवपेच में अक्सर ऐसी बारीकियां ही काम आती हैं। सही। स्रोत कहता है क्योंकि मामला कोर्ट से आया है तो वहां पैरवी कर अपनी बात रखनी ही होगी। और फिर आदेश ध्यान से पढ़िए, आदेश में कई जगह विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास ठीक ठीक क्या है, ये तो वकीलों को खोजना होगा। पर यह संकेत जरूर है कि फैसले को बस यूं ही मान लेना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। मतलब चुनौती दी जा सकती है। बिल्कुल, कानूनी चुनौती की गुंजाइश है। और देखिए, इसी कानूनी लड़ाई के लिए विश्लेषण सरकार की भूमिका पर भी बात करता है। हाँ, सरकार का क्या रोल रहेगा इसमें? वो मानता है कि सरकार को यकीनन शिक्षकों के पक्ष में पैरवी करनी चाहिए और शायद सरकार पर इसके लिए दबाव बनाना भी जरूरी है। जरूरी तो है। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे बैठ जाना भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, क्यों? यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी गई है कि जब भी सरकार कोर्ट में अपना पक्ष रखे तो शिक्षकों की तरफ से भी कम से कम 2 सीनियर लॉयर्स मतलब वरिष्ठ अधिवक्ता होने चाहिए। अपने वकील? हाँ, जो स्वतंत्र रूप से उनका केस पेश करें। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है सरकार का पक्ष रखने का जो तरीका हो वो शिक्षकों के हितों से पूरी तरह मेल ना खाता हो या उतना मजबूत ना हो। हाँ, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सलाह है। मतलब अपनी लड़ाई की कमान कुछ हद तक अपने हाथ में भी रखनी होगी। बिल्कुल। और क्या ये बात भी सही लग रही है कि अब कोर्ट जाना लगभग मतलब मजबूरी जैसा बन गया है?
हाँ, विश्लेषण तो यही कह रहा है। जानकारी ये दी गई है कि कुछ राज्य सरकारें वो पहले ही इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही हैं। ओह अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मामला कोर्ट में दोबारा खुलेगा? हाँ, फिर तो जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। ऐसे में जो प्रभावित शिक्षक हैं वो चाहें या ना चाहें उन्हें भी इस कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। वरना नुकसान हो सकता है। हाँ, अगर वो खुद अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी और राज्य की शायद कमजोर पैरवी का नुकसान इन्हें उठाना पड़ जाए। इसलिए तैयारी तो रखनी ही होगी। सही बात है। स्रोत के शब्द हैं, कुछ राज्य सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अब आप चाहें या ना चाहें आपको जाना ही पड़ेगा। और साथ में वो बात भी, सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। ये दोनों बातें मिलकर एक साफ रणनीति की ओर इशारा करती हैं। सक्रिय रहना होगा और अपना स्वतंत्र कानूनी प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना होगा। समझ गए। तो एकजुटता और मजबूत कानूनी पैरवी, ये दो शुरुआती कदम हो गए। जी। अब आते हैं उस दलील पर जिसे विश्लेषण सबसे अहम और शायद सबसे मजबूत मान रहा है, मतलब कोर्ट में कहा क्या जाए। हाँ, ये सबसे अहम है। विश्लेषण सुझाता है कि सबसे मुख्य तर्क ये होना चाहिए कि भाई इन शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई थी वो उस समय के नियमों और योग्यताओं के हिसाब से हुई थी। बिल्कुल। उन्होंने वो सारी शर्तें पूरी की थी जो उस वक्त मांगी गई थी, तो इसलिए आज की जो नए नियम हैं वो उन पर रेट्रोस्पेक्टिवली यानी पिछली तारीख से लागू नहीं किए जाने चाहिए। हाँ, ये एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है। कानून में एक बड़ा सिद्धांत है ना कि नियम आम तौर पर आगे के लिए लागू होते हैं, पीछे जाकर नहीं। क्या ये तर्क कोर्ट में टिक सकता है? विश्लेषण को तो पूरी उम्मीद है कि ये तर्क टिक सकता है और शायद यही सबसे कारगर हथियार है। अच्छा। स्रोत कहता है कोर्ट में सबसे पहले पैरवी तो यही हो कि हम तात्कालिक नियमों के अनुरूप शिक्षक बने हैं। ये एक बुनियादी कानूनी सिद्धांत है जिसे अक्सर मान्यता मिलती है। अगर किसी ने नियुक्ति के समय की सभी शर्तें पूरी की हैं तो बाद में बदले नियमों के आधार पर उसकी नियुक्ति को अवैध ठहराना या नई शर्तें थोपना, ये आमतौर पर सही नहीं माना जाता। हाँ, सही बात है। इसी को पिछली तारीख से लागू न होने का सिद्धांत कहते हैं और विश्लेषण का जोर इसी पर है कि इसे ही मुख्य आधार बनाया जाए लड़ाई का। ठीक है, तो ये हुआ मुख्य तर्क। लेकिन विश्लेषण एक चेतावनी भी देता है ना, एक ऐसी गलती जिससे बचने की सलाह दी गई है, वो क्या है? हाँ, ये एक बड़ा दिलचस्प बिंदु है और यहाँ ये समझना बड़ा रोचक है कि रणनीति कितनी बारीक हो सकती है, मतलब कितनी सोच समझ कर बनानी पड़ती है। बताइए। विश्लेषण चेतावनी देता है कि कोर्ट में गलती से भी ये दलील न दी जाए कि शिक्षक टीईटी देने की योग्यता ही नहीं रखते। मतलब जैसे मसलन ये न कहा जाए कि जी हमारी उम्र ज्यादा हो गई है या ग्रेजुएशन में उतने प्रतिशत नंबर नहीं हैं जितने अब चाहिए होते हैं टीईटी के लिए। पर क्यों नहीं? अगर कोई योग्य ही नहीं है तो परीक्षा कैसे देगा? ये तर्क तो सही लगता है। यही पर पेंच है। देखिए, विश्लेषण का मानना है कि अगर ये तर्क दिया गया ना, हाँ, तो कोर्ट शायद इन खास योग्यताओं से छूट दे दे। मतलब कोर्ट कह सकता है कि ठीक है, आपको उम्र या प्रतिशत के पैमाने पर राहत दी जाती है, अच्छा। लेकिन टीईटी तो आपको फिर भी पास करना होगा। अरे समझिए, मतलब जिस टीईटी से बचने की कोशिश हो रही है वही अनिवार्य हो जाए, बस कुछ शर्तों में छूट मिल जाए। ओहो, तो ये रणनीति तो उल्टी पड़ सकती है। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत साफ कहता है कोर्ट में गलती से ये पैरवी ना की जाए कि हम तो टीईटी देने की योग्यता ही नहीं रखते। अगर ये तर्क दिया तो कोर्ट तुरंत इसे छूट देते हुए टीईटी करने के लिए बोल देगी। बाप रे। मतलब मुख्य लड़ाई वो पिछली तारीख से नियम लागू ना होने वाली बात पर ही रखनी है। ये योग्यता वाली बहस में उलझना खतरनाक हो सकता है। ये तो वाकई एक तरह का बचाव का रास्ता है कि अगर योग्यता का मुद्दा उठाया तो कोर्ट शायद टीईटी अनिवार्य कर दे। ये तो बहुत सोचने वाली बात है। जी। अच्छा, चलिए मान लेते हैं ये सब कानूनी दांव-पेच अपनाए जाते हैं, तो असल में नतीजा क्या निकल सकता है? विश्लेषण कुछ अलग-अलग संभावनाएं बताता है ना? हाँ, विश्लेषण भविष्य की 3 मुख्य संभावनाओं की एक तरह से रूपरेखा तैयार करता है। पहली क्या है? सबसे अच्छी वाली? पहली और सबसे अच्छी संभावना तो यही है कि अगर वो पिछली तारीख से नियम लागू न होने वाली दलील कोर्ट मान लेती है, हाँ। तो पुराने शिक्षकों को टीईटी से पूरी तरह छूट मिल जाएगी। उनकी नौकरी जैसी चल रही है वैसी ही चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं। अच्छा। जैसा कि स्रोत कहता है, हम सही से पैरवी करेंगे, हम जीत जाएंगे और पुराने शिक्षकों को टीईटी से छूट मिल जाएगी। ये सबसे आदर्श स्थिति होगी। हाँ, ये तो बेस्ट केस सिनेरियो हुआ। और दूसरी संभावना क्या हो सकती है? दूसरी संभावना एक तरह का आप कह सकते हैं बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता मतलब? हो सकता है कोर्ट कहे कि ठीक है, इन शिक्षकों को उनकी मौजूदा नौकरी से ना हटाया जाए, वो अपने पद पर बने रहें। हाँ। लेकिन अगर भविष्य में उन्हें प्रमोशन चाहिए तो उसके लिए उन्हें टीईटी पास करना होगा। ओहो, यानी वर्तमान सुरक्षित
पर भविष्य की तरक्की के लिए शर्त। हाँ, ये एक तरह का समझौता हो सकता है। स्रोत इसे इस तरह बयान करता है, कोर्ट कह सकती है कि वर्तमान पद पर बने रहें, किंतु प्रमोशन तभी होगा जब आप टीईटी पास करेंगे। ये भी एक मुमकिन नतीजा है। और तीसरी संभावना, शायद वो जिसके बारे में सब ज्यादा चिंतित हैं। हाँ, अगर कोर्ट ये दलीलें नहीं मानती और टीईटी को अनिवार्य ही रखती है, तब क्या? यहाँ बात और भी पेचीदा हो जाती है। बिल्कुल। ये वो स्थिति है जिसके लिए विश्लेषण एक प्लान बी या कह लीजिए सुरक्षा जाल रणनीति सुझाता है। सुरक्षा जाल, वो कैसे? ये रणनीति समय सीमा पर आधारित है। देखिए, जो मौजूदा आदेश है, जैसा कि विश्लेषण बताता है, उसमें टीईटी पास करने के लिए शायद 4 साल का समय देने की बात कही गई है। हाँ, 4 साल। अब यहाँ विश्लेषण एक और कड़ी जोड़ता है, NCTE, मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जो शिक्षकों की शिक्षा और मानकों को देखती है। हाँ, NCTE। उनके दिशा निर्देश कहते हैं कि सरकार को हर 6 महीने में टीईटी परीक्षा करानी चाहिए। हर 6 महीने में? पर क्या ऐसा होता है? वही तो विश्लेषण ये भी मानता है कि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। साल में मुश्किल से एक बार ही परीक्षा हो पाती है। तो इसका इस 4 साल की समय सीमा से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि विश्लेषण तर्क देता है कि अगर NCTE कहती है कि हर 6 महीने में परीक्षा हो, तो 4 साल में कम से कम 8 बार परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, 8 मौके। और अगर साल में एक ही बार परीक्षा होती है, तब भी 8 मौके मिलने का मतलब हुआ 8 साल का समय। अरे वाह! तो कोर्ट से ये मांग की जा सकती है कि सिर्फ 4 साल नहीं, बल्कि कम से कम 8 बार परीक्षा देने का अवसर दिया जाए। स्रोत का तर्क है, वर्तमान में आदेश में कहा गया है कि 4 वर्ष में टेट पास करना होगा। हमें कम से कम 8 टेट देने का अवसर मिलने चाहिए। 8 टेट मतलब कम से कम 8 वर्ष। ये समय सीमा को बढ़ाने की कोशिश है। अच्छा, यानी 4 साल को खींचकर 8 साल तक ले जाने की कोशिश। लेकिन क्या इससे बात बन जाएगी? 8 साल भी तो मतलब बीत ही जाएंगे कभी ना कभी। यहीं पर विश्लेषण एक और परत जोड़ता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़े तो अच्छा, क्या? विश्लेषण कहता है कि इस 8 साल वाले तर्क के साथ साथ सेवा के अंतिम 5 वर्षों में छूट की भी बात उठाई जा सकती है। शायद कोई मौजूदा नियम या प्रावधान हो जिसके तहत ये मुमकिन हो। अंतिम 5 साल की छूट? हाँ, अब सोचिए अगर ये दोनों बातें मान ली जाती हैं, 8 टीटी अवसर, जिसमें करीब करीब 8 से 10 साल लग सकते हैं, अगर साल में एक बार परीक्षा हो, और फिर अंतिम 5 साल की छूट, तो कुल मिलाकर ये अवधि 13 से 15 साल तक खिंच सकती है। 13-15 साल? हाँ, अब सोचिए इतने सालों में तो बहुत से शिक्षकों की रिटायरमेंट की उम्र ही आ जाएगी, या उनकी सर्विस का एक बहुत बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। ओह, तो ये है वो सुरक्षा जाल। मतलब अगर सीधे सीधे छूट ना मिले तो प्रक्रियात्मक देरियों और नियमों का फायदा उठाकर इतना समय हासिल कर लिया जाए कि टीईटी की अनिवार्यता का असर ही लगभग खत्म हो जाए। बिल्कुल सही समझे आप। ये एक बहुत ही कह सकते हैं चतुर रणनीति है जो विश्लेषण सुझा रहा है। कमाल है। इसका सार यही है कि हारने की स्थिति में भी हार को लगभग जीत में बदलने की कोशिश। स्रोतों की गणना और निष्कर्ष काफी आशावादी लगते हैं। यानी अंतिम टेट की परीक्षा देते देते 8 वर्ष बीत चुके होंगे और अंतिम के 5 वर्ष की छूट है, यानी हर किसी के 13 वर्ष रहेंगे। और इसका अंतिम निष्कर्ष क्या है? और अगर हार जाते हैं तो भी 8 टेट अवसर मांगे जाएं, और 8 टेट मतलब 8-10 वर्ष का अवसर मिलेगा, और इतने दिन में आपकी सर्विस ही बीत जाएगी। वाह! तो ये एक तरह से कहता है कि शायद जो हो, शायद घबराने की उतनी जरूरत नहीं है, रास्ता निकल ही आएगा। तो कुल मिलाकर ये विश्लेषण काफी गहराई से कानूनी पहलुओं और रणनीतियों पर बात करता है, और इसका जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि स्थिति भले ही चुनौतीपूर्ण हो। हाँ, चुनौतीपूर्ण तो है। और घर बैठकर तमाशा देखने से तो काम नहीं चलेगा। विश्लेषण साफ कहता है, भाई घर पर बैठ लड़ाई लड़ी जाए ये सोच ठीक नहीं है, सक्रिय होना पड़ेगा। बिल्कुल, सक्रियता तो चाहिए। लेकिन अंततः नौकरी जाने का खतरा शायद उतना नहीं है जितना पहली नजर में लग रहा था। विश्लेषण का अंतिम संदेश काफी सकारात्मक लगता है। नौकरी किसी की नहीं जाने वाली। हाँ, ये एक बड़ी राहत की बात है अगर ऐसा हो पाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से, इस विश्लेषण से क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये कि एकजुटता जरूरी है। हाँ, सबसे पहले। दूसरी, कानूनी लड़ाई सोच समझकर सही तर्कों के साथ लड़नी होगी, खासकर वो पिछली तारीख से नियम लागू न होने वाले सिद्धांत पर। बिल्कुल, वो मुख्य तर्क है। तीसरी, अलग अलग नतीजों के लिए तैयार रहना होगा। पूरी छूट, प्रमोशन पर शर्त, या फिर वो समय वाली रणनीति। हाँ, तीनों संभावनाओं को ध्यान में रखना होगा। और चौथी, अगर सीधी जीत न भी मिले
तो भी समय सीमा और प्रक्रियात्मक पहलुओं का इस्तेमाल करके एक सुरक्षा जाल बनाने की रणनीति मौजूद है। जी। ये विश्लेषण एक तरह से प्रभावित शिक्षकों के लिए एक रोड मैप जैसा पेश करता है। हाँ, ये विश्लेषण बिल्कुल तात्कालिक संकट से निपटने के लिए कानूनी और रणनीतिक रास्ते सुझाने पर बहुत केंद्रित है, जो कि जरूरी भी है इस वक्त। हाँ। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। अगर हम इस तात्कालिक कानूनी लड़ाई से थोड़ा परे देखें, हाँ, क्या सवाल? तो इस तरह की स्थितियों का मतलब जहां स्थापित नियमों को अचानक बदला जाता है और सालों से काम कर रहे पेशेवरों पर नई शर्तें थोपी जाती हैं, इनका शिक्षक समुदाय के मनोबल पर क्या असर पड़ता है? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। मनोबल तो गिरता ही होगा। और नई भर्तियों की गुणवत्ता पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है? क्या अच्छे लोग आने से हिचकेंगे? हो सकता है। और सबसे बढ़कर हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में नियमों की स्थिरता और जिसे कहते हैं पूर्वानुमेयता, प्रिडिक्टेबिलिटी, जी। उस पर इसका क्या दीर्घकालिक असर होगा? मतलब सिस्टम पे भरोसा कम हो सकता है। बिल्कुल। भविष्य में इस तरह के टकरावों से बचने के लिए व्यवस्था में क्या बदलाव लाए जा सकते हैं? जैसे कि? क्या नियुक्ति के समय ही नियमों को इतना स्पष्ट और स्थायी बनाया जा सकता है कि बाद में ऐसे विवाद खड़े ही ना हो? हाँ, ये आदर्श स्थिति होगी। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद इस तात्कालिक लड़ाई के साथ साथ सोचना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसी अनिश्चितता की स्थिति कम से कम पैदा हो। सही कहा। ये सिर्फ कुछ शिक्षकों की कानूनी जीत हार का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी व्यवस्था की सेहत से जुड़ा सवाल भी है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया आपने आखिर में। सोचने पे मजबूर करता है।